कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, जो सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी के जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस में भी जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है। तो इसके पहले हमने अनाउंसमेंट किया था कि आज है 24 जून, यानी कि 24 जून से हमारी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि पूरा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की तैयारी, संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय समाज के बारे में। जैसा कि शुरू करने से पहले कुछ अन्य चीज़ों को भी बारे में देख लेते हैं। जैसा कि एक हमने और एक न्यू पहल किया है। एक और न्यू पहल क्या है? मेगा मैराथन के माध्यम से आपकी सारी क्लास को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं एशियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अभी हमारी जो अपकमिंग वीडियो आने वाली है यानी कि अपकमिंग क्लास आने वाली है वो है एशियन हिस्ट्री। एक क्लास को मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो आपके जानने वाले हैं सुपर टेट या सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप लोग ज़रूर यह क्लास शेयर कर दीजिएगा। इसकी विशेषता ये है कि वन वीडियो वन सब्जेक्ट कंप्लीट, मतलब एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो हमारे साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वे छात्र भी इस क्लास को देखेंगे, और जो यूपी पुलिस या एक तरीके से एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वे भी छात्र इस क्लास को देखेंगे। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग उन सभी छात्रों को बताएंगे ज़रूर कि मेगा मैराथन के बारे में। अभी जो हमारी क्लास आने वाली है, इस क्लास को एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी हमने वहाँ पर शेयर किया है। यहाँ पर एक और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके पहले यानी कि 2-4 दिन पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था कि यूपीएससी यानी कि आईएएस और पीसीएस के बिल्कुल फ्री क्लासेस और पूरा संपूर्ण कोर्स मैं करवाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 जून 2022 से हमारी क्लासेस प्रारंभ होंगी। तो 24 जून 2022 से हमारी क्लासेस प्रारंभ होंगी, तो आज वो है दिन 24 जून 2022, जिससे तो इसी दिन से हमारी क्लासेज आज से ही प्रारंभ हो रही हैं। यहाँ पर एक और बातें हैं मैं आप सभी सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। ये है मोटिवेशन के लिए। जैसा कि आप देखिए, आज से आपके मन में किसी भी प्रकार का संकीर्ण सोच नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई संकीर्ण सोच नहीं आनी चाहिए। इस मोटिवेशन यानी कि इस चीज़ को देखने के बाद आज से आपके मन में कोई छोटी बातें नहीं आनी चाहिए। समझिए क्या इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा है यानी कि एक कोटेशन है, दृढ़ता से बारंबार मन ही मन निश्चय और विश्वास को दोहराइए। जो आपने निश्चय किया है, जो आपका विश्वास है, उसको दोहराइए कि आपका जो स्थान है बहुत ही ऊंचा है। आपका जो स्थान है बहुत ही ऊंचा है, और वहाँ तक आपको अवश्य ही पहुँचना है। वहाँ तक क्या है? आपको अवश्य ही पहुँचना है। आपको अपनी आदर्श महत्वाकांक्षा की पूर्ति अवश्य ही करनी चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है आपको अपनी आदर्श महत्वाकांक्षा की पूर्ति अवश्य ही करनी है। तो इस कोटेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज से आपके मन में कोई भी छोटी सोच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जब भी आप सोचें, बिल्कुल बड़ा सोचें कि आप ये सोचें कि आपका जो स्थान है बहुत ही ऊंचा है, मतलब अन्य लोगों से, सामान्य लोगों से आपका स्थान जो है बहुत ही ऊंचा है। सोचिए, यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका स्थान क्या होगा, किस तरह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपके माँ बाप, आपके जानने वाले कि किस प्रकार की प्रतिष्ठा होगी। एक बार आप इमेजिनेशन करिए और उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू करिए। बिल्कुल एक नए जोश के साथ, एक नई लगन के साथ आप शुरू करिए। तो भारतीय समाज में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? तो हम जानने वाले हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? महिलाओं की क्या भूमिका है होगी, या महिलाओं की क्या भूमिका है, और महिलाओं का संगठन कैसे बना हुआ है, कैसे संगठन है, और महिला सशक्तिकरण के बारे में हम जानेंगे। भारतीय समाज और वैश्वीकरण के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे शहरीकरण, समस्याएं एवं समाधान के बारे में हम देखेंगे कि शहरीकरण में किस प्रकार की समस्याएं हैं और उसका समाधान कैसे किया गया है या किया जा सकता है। और जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, और क्षेत्रवाद के बारे में हम देखेंगे, निर्धनता के बारे में हम देखेंगे, और धर्मनिरपेक्षता और संप्रदायवाद के बारे में हम देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं भारतीय समाज के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा से मैप की सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर पिकअप किया हुआ है, एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है या राज्य है। ठीक है, भारत एक विविधता वाला देश है। हर राज्य की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं।
हर राज्य की कुछ न कुछ अपनी विशेषताएं हैं, इसीलिए भारत को एक तरीके से डाइवर्सिटी वाला देश कहा जाता है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप मैप में देखें तो सबसे पहला राज्य आप देख सकते हैं लद्दाख है। उसके नीचे आप आते हैं तो जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप आते हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। यानी कि हर राज्य की अपनी कोई ना कोई विशेषता है। ठीक है, कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है हर राज्य की। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा केवल देख लीजिए, बाकी हम समझेंगे चैप्टर में। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जो कि आप लोग जानते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ, उसके बाद आ जाता है बिहार आ जाता है। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, जिसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम केवल और केवल एक तरीके से राज्य के बारे में देख रहे हैं, कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड के बारे में, सॉरी, उसके बाद कौन सा राज्य है? झारखंड है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सिक्किम है। फिर अरुणाचल प्रदेश है। फिर नागालैंड है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मणिपुर है। फिर मिजोरम है। फिर त्रिपुरा है। फिर मेघालय है। फिर उसके बाद कौन सा राज्य है? असम है। उसके बाद आप आ सकते हैं, उसके नीचे आप आ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ यहाँ पर मौजूद है। उसके नीचे आप देख सकते हैं एक तरीके से उड़ीसा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं तेलंगाना है। और तेलंगाना के बाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर एक तरीके से तमिलनाडु है। और तमिलनाडु है यहाँ पर। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मौजूद है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, यहाँ पर अवस्थित है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है केरला है। ठीक है, केरला जो है भारत का सबसे साक्षर वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य है। यहीं पर पुडुचेरी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। उसके बाद आप देख सकते हैं लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप है, ये भी भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटका मौजूद है, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गोवा है, जिसकी राजधानी है पणजी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र मौजूद है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश मौजूद है। यहाँ पर आप यदि आते हैं तो एक तरीके से आपको मिलेगा दादर नगर हवेली, दमन और दीव मिलेगा, जो कि हमारा एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर देखा जाए तो एक तरीके से स्टैचू जो यूनिटी है वो बनी हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान है, जो कि गुलाबी नगरी है। फिर हरियाणा को आप देख सकते हैं, फिर पंजाब को आप देख सकते हैं, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आपको लद्दाख दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर अवस्थित है। बस केवल मैं आपको समझाने के लिए इसके बारे में बताया था, बताया है बस। ठीक है, कि आपको थोड़े से अवस्थिति के बारे में भी पता चल जाए, और थोड़ा से आप चित्रों को देख लें कि भारत कैसे डाइवर्सिटी वाला एक तरीके से देश बना हुआ है या राज्य बना हुआ। अब आइए समझते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के बारे में। जैसा कि बात करते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं के बारे में बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो भारतीय समाज अपने आप में विविधता की नुमाइंदगी करता हुआ एक व्यापक समाज है। तो यानी कि कहा जा सकता है भारतीय समाज अपने आप में भी विविधता की नुमाइंदगी करता है। भारतीय समाज क्या है? अपने आप में डाइवर्सिटी की क्या करता है? नुमाइंदगी करता है। और इसकी अगर देखा जाए तो कई विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके समाज की कई विशेषताएं देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं इन विशेषताओं को समझने के लिए, सॉरी, नेक्स्ट बात करते हैं इन विशेषताओं को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हमें समाज क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, ये जानना होगा। यानी कि अगर हमें इन विशेषताओं को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा समाज क्या है और उसका निर्माण कैसे होता है, हमें ये जानना होगा। अगर देखा जाए समाज क्या है, तो समाज एक से अधिक लोगों का समूह है। तो समाज क्या है? एक से अधिक लोगों का समूह है, उसे क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। और समाज में अगर आप देखें तो सभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं, यानी कि मानव के सभी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? संपन्न होते हैं, या सभी एक्टिविटीज़ होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ मानवीय क्रियाकलाप से क्या मतलब हो जाता है, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य हो जाता है। अगर देखें आप यहाँ तो मानवीय क्रियाकलाप से तात्पर्य हो जाता है आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि क्रियाओं से हो जाता है। तो मानवीय क्रियाकलाप से क्या मतलब हो जाता है, तो आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि क्रियाओं से जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है। कि मानव का आचरण कहते हैं, समाज में किस प्रकार की सुरक्षा मौजूद है, कैसे निर्वाह है, कैसे के परंपराएं चली आ रही हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, एक तरीके से मानवीय क्रियाकलाप कहा जाता है। देखिए समाज के निर्माण में अगर देखा जाए, समाज के निर्माण में यहाँ पर एक और बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा। समाज के निर्माण में अगर देखा जाए तो परिवार की मुख्य भूमिका होती है। यानी कि अगर आप देखें कि परिवार से ही क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो परिवार जो है एक तरीके से समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर निर्वाह का मतलब क्या हो जाता है, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। किसी परंपरा, किसी क्रम या परंपरा का चलना ही निर्वाह होता है, और या किसी बात का जारी रहना ही क्या होता है, क्या कहा जाता है, उसे निर्वाह कहा जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो निर्वाह का अर्थ हो जाता है, निर्वाह का अर्थ हो जाता है किसी परंपरा, किसी क्रम या परंपरा का चलना या किसी बात का जारी रहना ही क्या है, एक तरीके से निर्वाह है। यानी कि निर्वाह का मतलब होता है। ठीक है, तो निर्वाह के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए समझते हैं, अब आइए समझते हैं मानव के बारे में कुछ अन्य चीज़ें, यानी समाज के बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं मानव की कई प्राकृतिक और अर्जित आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि मानव की कई प्राकृतिक और अर्जित अर्जित आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि बात करते हैं काम, क्षुधा और एक तरीके से सुरक्षा आदि। और पर सभी की पूर्ति करने के लिए क्या मानव सक्षम है? क्या सभी की पूर्ति करने के लिए मानव स्वयं एक तरीके से सक्षम है कि नहीं? बिल्कुल सक्षम नहीं है। सभी की पूर्ति यदि वो करना चाहता है तो स्वयं करने में ऐसा सक्षम नहीं है। इन आवश्यकताओं की इन आवश्यकताओं की समय समय पर पूर्ति हो, इसके लिए मानव ने क्या किया हुआ है, इसके लिए क्या किया हुआ है मानव ने, कि एक समष्टिगत व्यवस्था को विकसित किया है। एक समष्टिगत व्यवस्था को विकसित किया है और उसी को क्या कहा गया है, समाज कहा गया है। उसी को क्या कहा गया है, समाज कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन आवश्यकताओं की समय समय पर पूर्ति हो, इसके लिए क्या हुआ कि लंबे समय में मनुष्य ने एक समष्टिगत व्यवस्था को विकसित किया है, और उसी को क्या कहा गया है, समाज कहा गया है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा से टेक्निकल वर्ड मिल रहे हैं, लेकिन आगे आपको और अच्छी सारी चीज़ें समझ में आएंगे। थोड़ा से आप धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, थोड़ा से तकनीकी शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समाज व्यक्तियों की वह संगठित व्यवस्था है। देखिए समाज जो है व्यक्तियों की वह संगठित व्यवस्था है। समाज क्या है, व्यक्तियों की संगठित वह व्यवस्था है, जहाँ पर क्या होता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मानदंड विकसित किए गए हैं। बिल्कुल सत्य बात है। समाज क्या है, एक तरीके से संगठित व्यवस्था है। समाज क्या है, व्यक्तियों के, देखिए भाई बिना व्यक्ति के तो समाज बन ही नहीं सकता है। तो समाज को बनाने के लिए व्यक्ति की संगठित व्यवस्था यानी कि व्यक्तियों का होना जरूरी है, और उनके अलग अलग कार्यों के अलग अलग क्या है, मानदंड निर्धारित किए गए हैं या विकसित किए गए हैं। तो उनके अलग अलग कार्यों के लिए अगर देखा जाए तो अलग अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। देखिए कोई टेंशन नहीं लेगा। देखिए आप बिल्कुल डरिए नहीं कि इतना कठिन शब्द आ रहे हैं तो आगे भी क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आगे आपको और सरल चीज़ें हो जाएंगी, यही सारी चीज़ें आगे और जुड़ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आएंगी। ये भी जो पहले वाली बातें हमने आपको बताया वो भी समझ में आ जाएंगी, और आगे वाली जब बातें आप पढ़ेंगे तो ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल आप चिंता ना करिए, मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ व्यवहारों को स्वीकार किया जाता है। कुछ व्यवहारों को स्वीकार किया जाता है तो तथा कुछ को नकारा भी जाता है। बिल्कुल सही बात है कि समाज जो है व्यक्तियों की वह संगठित व्यवस्था है, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा संगठित की गई व्यवस्था जो है वो समाज है। और जहाँ पर अगर देखें आप कि अलग अलग कार्यों के अलग अलग क्या हैं,
मतलब जितने भी अलग अलग कार्य हैं उन सभी का अलग अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं या विकसित किए गए हैं। कुछ व्यवहारों को तो स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ व्यवहारों को नकार दिया जाता है, ठीक है। कुछ व्यवहारों को स्वीकार किया जाता है या कुछ व्यवहारों को स्वीकार किया जाता है और तथा कुछ व्यवहारों को नकारा जाता है या नकार दिया जाता है। जैसे कि बात करते हैं सामाजिक प्रणाली में व्यक्ति को कार्य, पद, दंड, पुरस्कार, सामान्य नियमों और स्वीकृति और मानदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। देखिए समाज में क्या होता है, हर व्यक्ति के अगर आप देखते हैं तो उसके कार्य निर्धारण किए गए हैं, उसके पद निर्धारित होते हैं, ठीक है। अगर वो एक तरीके से गलत करता है तो उसे दंड मिलता है, सही करता है तो समाज उसे प्रोत्साहित भी करता है। तो इन्हीं आधार पर अगर आप देखें तो समाज को इन्हीं आधार पर क्या है, इन्हीं मानदंडों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक प्रणाली में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को कार्य, पद, दंड और पुरस्कार सामान्य नियमों और स्वीकृत मानदंडों के आधार पर क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वो समाज के माध्यम से मिलता है। समाज के द्वारा यह जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जैसे अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे अच्छी उपाधि, उसका अच्छा पद मिल जाता है। आपने देखा है जो समाज में बेहतर काम करता है उसे उसका सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। जो बुरा काम करता है, जो गलत काम करता है तो समाज उसे दंड भी देने का प्रयास करता है, और जो एक तरीके से और अच्छा काम करता है उसे समाज ने हमेशा पुरस्कृत भी किया हुआ है। यही जो समाज के नियम है, वही जो स्वीकृत मानदंड है, इसी के आधार पर व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जो कुछ भी जैसा उसका कार्य होता है वैसे वो सारी चीज़ें उसे मिलती हैं समाज के द्वारा। ये है सामाजिक प्रणाली में कही गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक प्रणाली में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वही बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। सामाजिक प्रणाली में व्यक्ति को कार्य, पद, दंड, पुरस्कार सामान्य नियमों, स्वीकृति, मानदंडों के आधार पर क्या होता है, प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिस प्रकार से हमें अनजानी जगह, देखिए जिस प्रकार से क्या होता है जब हम कहीं अनजानी जगह जहाँ को हम नहीं जानते हैं या उस प्रदेश को हम नहीं जानते हैं, तो उस प्रदेश को पता लगाने के लिए हमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यदि आप देखें तो समाज में व्यवहार करने के लिए हमें संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है, हमें कल्चर की आवश्यकता पड़ती है कि हमें समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे व्यवहार को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें संस्कृति की आवश्यकता पड़ती है, हमें कल्चर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कहीं अनजान जगह पर जाते हैं जहां हम नहीं जानते हैं, ऐसे प्रदेश को पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से या ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें या उसी प्रकार से आप देखें तो समाज में व्यवहार करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि बात करते हैं कि उल्लेखनीय है कि अनेक समाज शास्त्री संस्कृति को जीवन जीने का तरीका मानते हैं। मतलब कि जैसा कि कल्चर होगा, भाई देखिए कल्चर में क्या होता है, रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना हर व्यक्ति का देखा जाता है। देखिए अगर आपने देखा है, देखिए समाज में क्या है आप जानते हैं, अगर समाज में अगर यहीं पर मैं थोड़ा से इंडिकेट करूँगा, देखिए एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, मेरा किसी भी व्यक्ति को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अब मुझे समझाना है तो मुझे ऐसे एग्जाम्पल को लेना पड़ेगा। देखिए जैसे कि बात करते हैं, अगर आपका कल्चर इस तरह से है कि भाई जैसे लड़कियों की बात कर लेते हैं, अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर बाहर घर से जाती हैं तो समाज के लोगों को आप देखते हैं किस प्रकार से वे ताना मारना शुरू कर देते हैं। अगर एक तरीके से किसी का लड़का जो है इंटर कास्ट मैरिज कर लेता है या किसी से अच्छे से व्यवहार किसी दिन अच्छे से नहीं किया, किसी दिन नमस्ते या एक तरीके से थोड़ा से गलत शब्दों का उसने इस्तेमाल कर लिया, या उसके कपड़े ढंग से नहीं हैं, वो ढंग से कपड़े नहीं पहन रहा है, या उसके खान पीन सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरीके से समाज से ताना भी मिलता है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है तो हमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। और संस्कृत की आवश्यकता होती है
और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है समाजशास्त्रियों के द्वारा, संस्कृति जो होती है जीवन जीने का तरीका बताती है। कल्चर जो है एक तरीके से जीवन जीने का तरीका बताती है, और जिसमें क्या होता है, एक तरीके से समाज के सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो समाज में सभी सदस्य, समाज के सभी सदस्य क्या होते हैं, कल्चर में भाग लेते हैं। तो कल्चर का काम क्या होता है, कल्चर का काम ये होता है, यानी कि एक तरीके से जीवन जीने का तरीका बताती है, या जीने का तरीका जो होता है वो संस्कृति होती है, कल्चर होता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है समाज में, किस प्रकार से हमें रहना है। जैसे कि आपने देखा है, अगर किसी का बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से बातचीत करता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, कपड़े वगैरह बहुत अच्छे से पहनता है, रहना उठना बैठना हर तरीके से उसका सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, तो लोग उसको बड़ा ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। वे बोलते हैं कि आप देखिए इनका लड़का जो है कितना बेहतर है, सॉरी कितना अच्छा है, और उसका व्यवहार, उसके आचार विचार सब कुछ कितना बढ़िया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जीवन, समाजशास्त्री कहते हैं, अगर आपका जीवन जीने का तरीका, यानी कि अगर आपको अच्छे से जीना है तो आपको संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक और बातें आपसे मैंने अभी बताया ही था कि किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए, उसके लिए आपको संस्कृति के बारे में जानना होगा, यानी कि कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस समाज का किस प्रकार से कल्चर है, क्योंकि हर समाज का अपना अलग अलग कल्चर है, आप जानते हैं। कहीं ना कहीं मिलता जुलता एक जैसे ही है, लेकिन कुछ ना कुछ नियम अलग होते हैं। जैसे अगर आप आदिवासी लोगों के बारे में बात करते हैं, वहाँ के उनके समाज के बारे में आप देखेंगे तो उनका रहना खाना उठना बैठना सब अलग होता है। इसके पहले आपने जो जैसे कि आप NCERT इस समय पढ़ रहे हैं, उस क्लास को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक समय था जब मनुष्य को कुछ नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य को सब कुछ पता होने लगा, स्त्रियां आभूषण पहनने लगीं। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को पता चलने लगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और यही जो है, यही प्रक्रिया जो है आगे चलकर सामाजिकरण में बदल जाती है। अब देखिए जो हम यह प्रक्रिया करते हैं, या जो हमारे साथ प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, हमारी समाजीकरण होती है। देखिए समाज में रहकर जो कुछ भी हम सीखते हैं वही हमारा समाजीकरण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समाज में जो कुछ भी, देखिए एक समय था, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक समय था जब आप बच्चे रहे होंगे, यानी कि जब हम बच्चे रहे होंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता था। हमारा जो एक तरीके से मस्तिष्क था वो कैसा था, हमारा मस्तिष्क इस तरह कोरे कागज़ के समान था। हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, हम बिल्कुल शून्य थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिस्थितियाँ बदली, समय बदला, धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ी, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। ठीक है, और धीरे धीरे हमारा संपर्क जो है बढ़ता गया। जैसे हमारा पहला संपर्क हुआ परिवार से, तो परिवार के लोगों से हमारा संपर्क हुआ, तो परिवार में किस तरह की चीज़ें हो रही थी, कैसे खाना, कैसे खान पियन, कैसे रहन सहन, कैसे बोली भाषा थी, तो उसको हमने सीखा। और उसके बाद क्या हुआ, आस पड़ोस के लोगों से हमने सीखा, आस पड़ोस के लोगों से हमारा संपर्क हुआ, तो वहाँ हमने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखा। फिर उसके बाद हम विद्यालय गए, तो विद्यालय से हमने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखा। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़े, तो उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा। तो यही जो है एक तरीके से जो हम समाज से तमाम सारी चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, हमें किस प्रकार से आचार विचार व्यवहार करना है, तो वही हमारी सामाजिकरण होता है। वही क्या होता है, हमारा समाजीकरण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही सारी बातें लिखी भी हुई हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय क्या होता है, बच्चा समाज या सामाजिक व्यवहार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मतलब उसे ये नहीं पता होता है कि हमें समाज क्या है, या समाज में किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है, यानी कि हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसे यह जानकारी होती जाती है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चालना है, कैसे किसी से गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग, कैसे हमें नमस्ते करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम सारी चीज़ें जानने लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उसे समाज के बारे में जानकारियाँ होती जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वह न केवल भौतिक संसार के बारे में सीखता है, देखिए जब उसका संपर्क समाज के लोगों से एक तरीके से होता है, तो वह न केवल भौतिक संसार के बारे में जानता है, सीखता है,
बल्कि अच्छे बुरे के बारे में भी वो जान जाता है, यानी कि सीख लेता है। और लड़की से क्या तात्पर्य है, आदि भी चीज़ें सीख जाता है कि लड़के क्या होते हैं, लड़कियां क्या होती हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, यहाँ पर व्यक्ति या बच्चा सीख जाता है। तो एक समय होता है जब बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे उसका संपर्क बढ़ता जाता है लोगों के साथ, वैसे वैसे क्या होता है, उसे समाज के बारे में जानकारी होती जाती है। वैसे उसे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या काम है। जैसे ये लड़के को पता चल जाता है कि भाई मैं लड़का हूँ, मेरे क्या काम होते हैं, लड़की को ये पता चल जाता है मैं लड़की हूँ, एक तरीके से उनका मेरा क्या काम है। और एक दूसरे को समझने लगते हैं कि लड़की कौन है, लड़का कौन है, ये सब सारी चीज़ें जान जाते हैं। वह जान जाता है कि किस प्रकार के व्यवहार से हमें प्रशंसा मिलेगी। देखिए उसे यह पता चल जाता है, आगे चलकर उसे ये पता चल जाता है कि किस प्रकार का हमारा व्यवहार होगा तो हमें एक तरीके से प्रशंसा मिलेगी, यानी कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। और किस प्रकार से हमारा व्यवहार होगा तो हमें हमें एक तरीके से निंदा भी झेलने पड़ सकते हैं, यानी कि हमारी निंदा की जाएगी। यानी कि आगे चलकर उसे ये पता चल जाता है, यदि हमें अपनी प्रशंसा करवानी है तो हमारा इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। यदि हमने कुछ गलत कर लिया तो कहीं न कहीं हमारी निंदा भी हो सकती है। उसे पता चल जाता है सही और गलत के बारे में। और इस प्रकार की प्रक्रिया देखिए, इस प्रकार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अबोध शिशु भी धीरे-धीरे स्वयं जानकारी प्राप्त करता है और आत्म जागरूक बनता है, यानी कि स्वयं जागरूक बनता है तथा उस संस्कृति के तरीकों के बारे में भली भांति जानता है जिसमें वह जन्म लेता है। तो समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, अबोध बालक जिसे कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, स्वयं जानकारी प्राप्त करता है और आत्म जागरूक होता है, स्वयं को जागरूक करता है, यानी कि स्वयं को जागरूक करता है या स्वयं जागरूक होता है। और उस संस्कृति के बारे में भी भली भांति जान जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। ठीक है, तो जहाँ पर उसका जन्म हुआ उसके कल्चर के बारे में वो समझ लेता है कि हमें किस प्रकार से पहनना है, किस प्रकार से उड़ना है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि उसे ये पता चल जाता है कि हमें डू यानी कि क्या करना है, नॉट यानी कि हमें क्या नहीं करना है, यानी डोंट हमें क्या नहीं करना है, वो जान जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या उसे करना है वो जान जाता है, उसे आगे चलकर पता चल जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ें वो जान जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो सामाजिकरण के बिना एक व्यक्ति मानव की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है वास्तव में अगर देखा जाए तो समाजीकरण के बिना एक व्यक्ति जो है मानव के जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। इसको समझिएगा इस कहानी को। जैसे आपने देखा होगा, एक मूवी देखा होगा द जंगल बुक मूवी को आपने देखा होगा। एक लड़का था जिसका नाम था मोगली था। और मोगली को बगीरा नामक एक जानवर था, ठीक है, और जो उठा ले जाता है कहाँ पर, जंगल में। ठीक है, जंगल में उठा ले जाता है और यानी कि बच्चा जंगल में चला जाता है। तो जंगल में जब वो जाता है तो वहाँ पर जिस प्रकार से जानवर व्यवहार करते हैं उस तरह के सारा कुछ बच्चा जान जाता है। यानी कि बच्चे का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल जानवरों के जैसे होता है। जैसे उसे खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, ठीक है, एक तरीके से कैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद मचाना, सारा कुछ वहाँ पर वो सीख जाता है। यानी कि वो मानव के लड़के, देखिए मोगली जो है एक मानव का बच्चा है, भले ही कोई एक तरीके से मानव का बच्चा है लेकिन उसका व्यवहार मानव के जैसा नहीं है। क्यों ऐसा है, क्यों उसका व्यवहार इस तरह से नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार इस तरह से ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह मानव के बीच में नहीं रह रहा था। वह मानव के बीच में नहीं रह रहा था जिसके वजह से क्या था, मानव के बीच में नहीं रह रहा था जिसकी वजह से उसे ये नहीं पता चल पाया कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से खाना पीना चाहिए, किस प्रकार से उठना बैठना चाहिए, किस प्रकार से हमारी भाषा होनी चाहिए, कैसे एक तरीके से सारा कुछ होना चाहिए। तो उसे इसलिए सारी चीज़ें नहीं पता था।
ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि वास्तव में अगर देखा जाए तो सामाजिकरण के बिना, मतलब अगर व्यक्ति समाज के संपर्क में नहीं है तो मानव के जैसा उसका व्यवहार नहीं होगा। जैसे आपने देखा, भले ही मोगली मानव का लड़का था, यानी कि आप एक तरीके से मनुष्य का बच्चा था, लेकिन उसका व्यवहार किस तरह से था? उसका व्यवहार अगर आप देखें तो किस तरह से था? उसका व्यवहार अगर आप देखें तो जानवरों के जैसे से था। उसका व्यवहार किस तरह से था? तो उसका व्यवहार जानवरों के जैसे था। क्यों था? क्योंकि वो जानवरों के बीच में रह रहा था, इसलिए उसका व्यवहार जो था जानवरों के जैसे था, ना कि मनुष्यों के जैसे था। इसीलिए कहा जा रहा है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो समाजीकरण के बिना एक व्यक्ति मानव के जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। अब समाजीकरण के बारे में एक और बातें समझिएगा। समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, जब तक हमारा जीवन है तब तक हम समाज से कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सीखते रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि समाजीकरण जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है, सॉरी, लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो आरंभिक वर्षों में होती है। मतलब जो हमारी प्रारंभिक वर्ष, सॉरी, जो हमारी स्टार्टिंग टाइम होता है, या व्यक्ति या मानव की जो स्टार्टिंग टाइम होता है, जब तब उसका सबसे ज़्यादा समाजीकरण होता है, और उस समय का जो समाजीकरण होता है वही उसके जीवन में आगे उसको बढ़ाता है। जैसे उसका जब परिवार के साथ संपर्क होता है तो परिवार से सीखता है बहुत कुछ। जब बच्चा एक तरीके से विद्यालय जाता है तो विद्यालय से बहुत कुछ जानता है, और आस पड़ोस के लोगों से जानता है। जिस जाति में है, वो जिस जाति में उसका जन्म हुआ है उसके बारे में वो जानता है कि भाई हमारी जाति कौन सी है, और किस प्रकार से यहाँ पर हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है उस धर्म के बारे में जानता है, और जिस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ उस क्षेत्र के बारे में जानता है कि किस प्रकार की वहाँ घटनाएं हो रही हैं, और किस तरह की सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। क्योंकि उसी में क्या होता है, वो भाग लेता है, यानी कि पार्टिसिपेट करता है। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और समाजीकरण के बिना एक व्यक्ति मानव के जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है जो आरंभिक, यानी कि जो स्टार्टिंग वर्ष होता है, स्टार्टिंग ईयर होता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक व्यक्ति के जीवन में। अगर एक तरीके से आप सोचिए, अगर किसी बच्चे को आप एक तरीके से जैसे ही उसका जन्म हुआ हो, आप उसे 20 साल, 15 साल, 10 साल आप जानवरों के बीच में आप डाल दीजिए, या कहीं अन्य जगह पर आप उसे रख दीजिए, ठीक है, तो फिर आप सोचिए कि उसका किस तरह से व्यवहार होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो आरंभिक, यानी जो स्टार्टिंग टाइम होता है, उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से समय होता है। और समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण समय, समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण समय यहीं का होता है, यानी कि इसी समय का होता है। जैसे जैसे वो छोटा होता है, जैसे जैसे उसका संपर्क परिवार के लोगों के साथ बढ़ता है, स्कूल जाता है, आस पड़ोस के लोगों से समझता है, जानकारी लेता है, या जानकारी उसे मिलती है, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि चीज़ों के बारे में वो जानता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। तो अगर आपसे कहा जाता है प्रारंभिक समाजीकरण क्या होता है, तो प्रारंभिक समाजीकरण वो होता है जब हमारा संपर्क एक तरीके से परिवार, या जब हम परिवार, स्कूल, पड़ोस, आस पड़ोस, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के से जहाँ से हम सीखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्रारंभिक समाजीकरण बोला जाता है। तो प्रारंभिक समाजीकरण का मतलब हो जाता है जब हम परिवार, स्कूल, पड़ोस और जाति, धर्म आदि के क्षेत्र में हम जाते हैं, या हमारा संपर्क होता है, तो वहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक समाजीकरण कहा जाता है। इसके बाद जो समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है वो तो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। मैंने बता ही दिया है कि समाजीकरण जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसके बाद के जो समाजीकरण की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया होती है वो भी चलती रहती है, और उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय समाजीकरण कहा जाता है। देखिए, जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जब हम इन सब चीज़ों से थोड़ा से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब एक तरह परिवार, स्कूल, आस पड़ोस सभी सारी चीज़ों के बारे में हम जान जाते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन की
में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़कर जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, नई सारा कुछ सीखते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, द्वितीय समाजीकरण होता है। क्योंकि भाई केवल हम यहीं नहीं रहेंगे, आगे चलकर हो हमारी जॉब लगेगी, आगे चलकर हमारा संपर्क और लोगों से होगा, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, द्वितीय समाजीकरण कहा जाएगा। तो हमने आपको बताया कि प्रारंभिक समाजीकरण क्या होता है और द्वितीय समाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको समझा दिया। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में, यानी नेक्स्ट चीज़ों के बारे में आइए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है चूंकि समाज जो है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक अवस्था है, यानी कि पारस्परिक यानी कि एक संबंध बने हुए हैं जिसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है, तो इसका आप एक तरीके से मूर्त स्वरूप आप नहीं देख सकते हैं। देखिए समाज में भाई जो संबंध है ये पारस्परिक संबंध ही तो बने हुए हैं। ठीक है भाई, आपका संपर्क दूसरे से है तो इसको आप मूर्त रूप से नहीं देख सकते, ये केवल एक तरीके से महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाज जो है, समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक अवस्था है, इसलिए इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है। और इसकी अवधारणा जो है अनुभूति मूलक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि समाज में पारस्परिक सहयोग, समाज में पारस्परिक सहयोग और संबंधों का आधार सामूहिक आचरण है, और जो किसके द्वारा निर्धारित होता है, समाज के द्वारा निर्धारित और निर्देशित होता है। तो समाज में पारस्परिक सहयोग और संबंधों का अगर आचरण देखा जाए, तो संबंधों का आधार देखा जाए तो वो क्या होता है, सामूहिक आचरण होता है। और जिसका निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। जिसका निर्धारण और निर्देशन कौन करता है, समाज करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर देखा जाए, मैंने आपको बताया सॉरी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक अवस्था है। ध्यान रखिएगा, समाज क्या है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक अवस्था मानी जाती है जिसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है। इसकी अवधारणा ये है कि इसे अनुभूति मूलक है, मतलब इसे केवल महसूस किया जा सकता है कि हमारा संबंध किस प्रकार से है लोगों के बीच में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, समाज के द्वारा क्या होती हैं, निर्धारित और निर्देशित होती हैं। क्योंकि समाज ही क्या करता है, नियम बनाता है, और समाज ही निर्देशित करता है कि भाई आपको इस तरह से चलना चाहिए, ऐसे आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ बताता है। ठीक है, क्योंकि समाज से ये समझते हैं हम क्या नहीं करना। जैसे कि आप देखते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज करना क्या होता है, सबसे बड़ा समाज समाज में वो व्यक्ति अपराधी माना जाता है। समाज उसे एक ही दृष्टि से आप देखता है, जो कि आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समाज में अगर देखें तो सामाजिक मान्यताओं के संबंध में सहमति अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, समाज में अगर सामाजिक मान्यताएं हैं तो वही संबंध है, और वही एक तरीके से संबंध में आती हैं, और उसकी सहमति होना अनिवार्य है। क्योंकि समाज में अगर सामाजिक सामाजिक मान्यताएं नहीं होंगी, एक तरीके से सामाजिक मान्यताएं नहीं होंगी या सहमति नहीं होगी, तो फिर उस समाज का नियम नहीं माना जाएगा। तो समाज में क्या होता है, सामाजिक मान्यताओं के संबंध में जो होती हैं, यानी कि लोगों के जो मान्यताएं हैं वो सहमति होना अनिवार्य है। अगर समाज कोई नियम बना रहा है तो लोग उस पर यदि सहमति देते हैं तभी वो नियम आगे चलता है। देखिए, क्योंकि बिना नियम के एक तरीके से समाज के जब नियम बनाए गए तो लोगों को तो मानना भी चाहिए। मान लीजिए लोग समाज के नियम को मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर समाज के कौन सा नियम, ठीक है, फिर लोग समाज के नियम को मानेंगे ही नहीं, फिर उसका समाज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि समाज में सामाजिक मान्यताओं के संबंध में, अगर समाज के कोई सामाजिक मान्यताएं हैं, समाज के द्वारा कोई मान्यताएं दी जा रही हैं, तो उसमें लोगों की सहमति होना अनिवार्य है। अगर लोग सहमति करते हैं कि हाँ भाई हम सभी लोग इस नियम को मानते हैं, तभी वो चीज़ें आगे चलेंगी, अन्यथा वो चीज़ें नहीं चलेंगी। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर एक और बात ये कही जा रही है कि समाज और उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप कभी शाश्वत नहीं बना रहता है, मतलब हमेशा एक जैसे नहीं बना रहता है। समाज का जो नियम होता है, समाज का जो नियम है या समाज जिस प्रकार से संगठित है, उसका जो रूप है, स्वरूप है, क्या हमेशा एक जैसे नहीं बना रहता है। जिस तरह से क्या होता है, एक तरीके से मानव की मन की गतिशीलता हमेशा उसे निरंतर, जिस तरह से मानव की मन की गतिशीलता, मानव की मन की गति चलती रहती है, उसी तरह से इसमें कहा जा रहा है कि मानव मन की गतिशीलता उसे क्या करती है, निरंतर प्रभावित करती रहती है। भाई ये एक तरीके से क्या होता है,
समाज में क्या होता है सारे जैसे कि क्या होता है भाई, हमारे मन में अगर कुछ चला, मान लीजिए समाज के नियम में, मान लीजिए एक समाज है जिसमें मान लीजिए हम सभी लोग रह रहे हैं, मान लीजिए 50 लोग, 100 लोग या 10 लोग, 50, चलिए 100 लोग, 50 लोग, 150 लोग हम रह रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ मान्यताएं की है कि भाई हमें इंटर कास्ट मैरिज नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है कि एक तरीके से आगे चलकर हमारा मस्तिष्क या हमारे दिमाग में सारी बातें आती हैं। ठीक है, हमें समझ में आता है कि इंटर कास्ट मैरिज करने से क्या दिक्कत होगी, क्या समस्याएं आ रही हैं, कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, हम मानव के साथ अगर मानव अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब हम सभी लोगों ने क्या कर दिया, एक तरीके से मान्यताएं दे दिया कि भाई इंटर कास्ट मैरिज किया जा सकता है। तो फिर क्या हुआ, समाज में जो नियम थे वो बदल गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि समाज जो है कहीं ना कहीं निरंतर प्रभावित होता रहता है। जैसे मानव की मन की गतिशीलता होती है उसी के आधार पर, यानी कि जैसे हमारे मन में चीज़ें चलती रहती हैं उसी आधार पर क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिवार सॉरी समाज जो है परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सत्य बात है, परिवर्तनशील है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया समाज का नियम ये था कि भाई इंटर कास्ट मैरिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाज ने मान्यताएं दे दिया कि भाई इंटर कास्ट मैरिज किया जा सकता है। ठीक है, लोगों ने इसके मान्यताएं दे दिया, लोगों ने मान्यताएं दे दिया और लोगों ने सहमति दर्ज कर दी। तो फिर क्या हुआ, जो नियम थे वो नियम बदल गया, अब आगे बढ़ गया, यानी कि नियम एक नया आ गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है समाज जो होता है परिवर्तनशील होता है। तो ध्यान रखिएगा, समाज हमेशा शाश्वत एक जैसा या उसका संगठन जो है एक जैसा हमेशा नहीं बना रहता है, बल्कि क्या होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होता रहता है। और उसकी यही गतिशीलता है उसके विकास का मूल है। देखिए, अगर समाज हमेशा शाश्वत बना रहे, सोचिए समाज का जो नियम है एक जैसा हमेशा बना रहे, तो क्या समाज का विकास हो पाएगा, क्या समाज ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। क्योंकि फिर क्या होगा, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विरोध होने लगेंगी और जिसके वजह से क्या होगा, समाज का नियम आगे वो आगे चलकर भंग हो जाएगा और समाज के कोई भी नियम मानने के लिए लोग बाध्य नहीं होंगे और ना ही लोग समाज के नियम को मानेंगे। इसीलिए समाज क्या है, एक तरीके से विकास, समाज परिवर्तनशील है और जो एक तरीके से उसके विकास के प्रतीक माना जाता है। अगर समाज परिवर्तित ना होता, यानी कि समाज में परिवर्तन ना होता, तो फिर उसका विकास आगे ना बढ़ता। तो विकास के लिए एक तरीके से समाज को परिवर्तनशील हमेशा बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर है भी वो सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाज परिवर्तनशील होता है, उसकी यह गतिशीलता उसके विकास का मूल है। मुझे लगता है कि अब आप लोग बोर हो रहे हैं, तो इसलिए 1 मिनट का हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो आइए 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो यदि किसी को ऑप्शनल चाहिए तो ऑप्शनल की भी क्लास ले सकता है, वो एक तरीके से पेड क्लास होगी। ये हमारे चयनित छात्र हैं। चलिए, चलिए आइए अब समझते हैं। मुझे लगता है कि अब आप लोगों का माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया होगा, आप लोग पानी वगैरह पी लिए होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, तभी पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने दें, नहीं तो आप डेली मना करें कि सर नहीं 1 घंटे की क्लास ना हो, तो 40 मिनट 30 मिनट की क्लास हो तो बेहतर होगा। ठीक है, इसलिए मैं बीच में ब्रेक दे दिया करूँगा आगे चलकर। ठीक है, तो हर रोज़ मैं क्या करूँगा, लगभग अगर 35 मिनट की जब क्लास हो जाती है तो मैं डेली आपको 1 मिनट का ब्रेक दे दिया करूँगा। उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, पानी पी लिया करें। ठीक है, उसके बीच में आप थोड़ा सा इंजॉय ले लिया करें, थोड़ा सा घूम कर आ जाया करें, या तो आप वीडियो को देख लिया करें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अब समाज के निर्माण के बारे में। ठीक है, तो समाज के बारे में हमने थोड़ा से बेसिक चीज़ों के बारे में देखा, अब आइए समाज के बारे में और चीज़ें जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं समाज का निर्माण के बारे में। जैसे कि बात करते हैं, समाज का निर्माण एक ऐसी अवस्था है
जिसे बनाने के लिए किसी देश या सभ्यता को हजारों वर्ष लग जाते हैं। देखिए, समाज का निर्माण एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसे बनाने के लिए किसी भी देश को किसी भी देश को या किसी भी सभ्यता को हजारों वर्ष लग जाते हैं। मतलब एक दिन में समाज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, एक दिन में समाज का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। सामाजिक प्रणाली व उसके कार्य की रूपरेखा का संचालन इस बात पर निर्भर करता है, देखिए समझिएगा, कि इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली और उसके कार्य की रूपरेखा, मतलब उसकी किस प्रकार के कार्य होंगे, उसकी रूपरेखा के बारे में बात किया जा रहा है कि उसके कार्य की रूपरेखा का संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी सभ्यता का जन्म किस परिस्थिति में हुआ है। देखिए, सामाजिक प्रणाली व उसके कार्य की रूपरेखा का संचालन इस बात पर हमें निर्भर करता है इस बात पर निर्भर करता है कि उस सभ्यता का जन्म किस परिस्थिति में हुआ है। जैसे कि बात करते हैं, एक अच्छे व सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी रूपरेखा और कार्य प्रणाली का संचालन किया जाए। देखिए, जैसे क्या होता है, यहाँ कहने का मतलब ये है, एक अच्छा समाज तभी माना जाएगा, एक सुदृढ़ समाज तभी माना जाएगा, या एक अच्छे समाज या सुदृढ़ समाज के निर्माण करने के लिए हमें आवश्यक ये है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उन प्रत्येक वर्ग के लोगों और प्रत्येक समुदाय के हितों के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। मतलब अगर हमें अच्छा समाज का निर्माण करना है, एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करना है, तो समाज में जो रहने वाले वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो जो समाज में रहने वाले लोग हैं या समुदाय के लोग हैं, उनके हितों को भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, और उसी के आधार पर हमें रूपरेखा और कार्य प्रणाली तैयार करना होगा। जैसे कि बात करते हैं, जिसका एक तरीके से देखा जाए, ज्वलंत उदाहरण अगर आप देखें तो भारतीय समाज है। भारतीय समाज की बात करते हैं, भारतवर्ष का समाज है, यानी कहने का मतलब ये है कि भारतवर्ष का समाज का निर्माण किया गया है। आप देखें कि भारत में क्या है कि प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखा गया, प्रत्येक समुदाय के लोगों की बातों को ध्यान में रखा गया, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति की बातों को भी ध्यान में रखकर समाज का निर्माण किया गया। यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समाज से बहुत ज़्यादा समय तक रुष्ट नहीं रहता। जब वो बचपना रहता है, जब उसे कुछ नहीं पता होता है, तभी वो समाज के कई नियमों से रुष्ट रहता है, लेकिन कई नियमों से बड़ा खुश होता है, और आगे चलकर उसे समाज की सारी बातें समझ में आ जाती हैं, तो वो हमेशा समाज का हितैषी बन जाता है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारी उम्र होती है 16 साल और 17-18 साल होती है मान लीजिए, तो फिर क्या होता है, हम समाज के तब हितैषी उतना ना ज़्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि समाज के कई ऐसे नियम हैं जो हमें चुभते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक तरीके से समाज के ऐसे नियम को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कैसे? जैसे कि बात करते हैं कि भाई, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर मान लीजिए हम कहीं रात 10 बजे आते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे घर वाले डाँटते हैं, और डाँटते हैं और बोलते हैं कि देखिए, उसका लड़का एक तरीके से पड़ोसी का लड़का है, वो 10 बजे रात में आ रहा है, ठीक है, वो अपने घर पर है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जैसे कि अगर इंटर कास्ट मैरिज की बात आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि समाज के जो नियम हैं बिल्कुल गलत है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक समय होता है और परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। जब हम बड़े होते जाते हैं, तब फिर क्या आता है, हमें समझ में आने लगता है कि समाज के जो नियम हैं, जब कहीं न कहीं कहने का मतलब ये है कि जब हम उन चीज़ों पर एक तरीके से जब हम समाज के पूरी तरीके से हिस्सा बन जाते हैं और समाज की ज़िम्मेदारियों को समझने लगते हैं, तब हम समाज का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि हम कहते हैं समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छे समाज का निर्माण का मतलब ये हो जाता है, एक अच्छे समाज का निर्माण का मतलब ये हो जाता है, वहाँ पर प्रत्येक वर्ग के लोगों की बातों को ध्यान में रखा जाए, प्रत्येक समुदाय के लोगों की बातों को ध्यान में रखा जाए, या उनके हितों की चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और उसी प्रकार से समाज का निर्माण किया जाना चाहिए। अगर किसी वर्ग विशेष पर क्या है, प्रहार किया जा रहा है, या किसी वर्ग विशेष को किसी भी प्रकार के आहत पहुँच रही है, समाज को ऐसा समाज बनाया गया है, ठीक है, या किसी विशेष व्यक्ति को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, या किसी विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो समाज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि अच्छे समाज के लिए, अच्छे और सुदृढ़ समाज के लिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समुदाय के हितों को भी ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल में तो जानते ही हैं, भारतवर्ष का जो समाज है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अति प्राचीन एवं विशाल भारतीय समाज अनेक धर्मों और जातियों से मिलकर बना हुआ। देखिए भारत का जो समाज है बहुत ही प्राचीन है, इसकी विशेषता ये है बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन है। एक तो प्राचीन ही नहीं बल्कि अति प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है और बहुत विशाल है, यानी कि बहुत बड़ा भारतीय समाज है। और जहाँ पर अगर आप देखें तो अनेक धर्मों से भारतीय समाज बना हुआ है और अनेक जातियों से मिलकर भारतीय समाज बना हुआ है। तो भारत में क्या है, भारत का समाज किस प्रकार से है, तो भारत का समाज ऐसे है, तमाम धर्मों और जातियों से मिलकर भारतीय समाज बना हुआ है। और इसकी दूसरी विशेषता ये कहती है कि यह सबसे ज़्यादा प्राचीन है और सबसे बड़ा एक तरीके से भारतीय समाज है। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ लोगों की प्रथाओं, मूल्यों और विश्वासों और रहन सहन के तरीके, खान पान, पहनावा में अपार अंतर विद्यमान है। यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले लोगों की प्रथाओं अगर आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की प्रथाएं मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी के अपने मूल्य हैं, सभी के अपने विश्वास हैं, सबके रहने और खान पान का तरीका अलग है और पहनावा सबका अलग है। तो कहीं ना कहीं ये सब तमाम जो आपको अंतर दिख रहे हैं, ये भारत की विविधता को दर्शा रहा है। ये भारतीय समाज की एक तरीके से भारतीय समाज के बारे में दिखा रहा है कि भारतीय समाज कितना डाइवर्सिटी वाला एक तरीके से राज्य है। ठीक है, तो भारतीय समाज किस लिए एक तरीके से अगर आपसे कहा जाता है कि भारतीय समाज किस तरह से या किसकी वजह से इतना विविधता वाला इतना डाइवर्सिटी वाला राज्य है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर अनेक धर्म हैं, अनेक जातियाँ हैं, उन सभी के यहाँ के रहने वाले लोगों की अनेक प्रथाएं हैं, अनेक मूल्य हैं, उनके विश्वास हैं, उनके रहन सहन, उनके खान पान का तरीका अलग है और कहीं ना कहीं उनका पहनावा अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ ग्रामीण नगरीय जीवन तो अलग अलग झांकियाँ भी स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्रामीण यानी कि गांव की और नगर की जीवन रेखा अगर आप देखें, यानी कि जीवन शैली अगर आप देखें तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग होगी और शहर में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अलग होगी, जो कि आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और उस शहर में आ गया है तो उसको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। देखिए समाज के गांव में रहने वाले के लोगों का क्या नियम है भाई, यहाँ पर वहाँ पर आप देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अलग तरीका रहता है। शहर में आप देखते हैं सब कुछ बिल्कुल अलग तरीका रहता है भाई उनका। वही कहते नहीं है कि क्या आप शहर में चले गए हैं, गांव के लोग कहते नहीं हैं कि आप इतना नैतिकता भूल गए हैं शहर में जाकर एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं भाई ये सब अपनी अपनी विशेषताएं हैं। मैं यहाँ किसी को आहत नहीं पहुँचा रहा हूँ कि कोई शहर में रह रहा है तो उसमें नैतिकता नहीं होती, ये सब कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन यहाँ समझाना है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं भारतीय समाज में हजारों वर्षों से प्रजातीय सांस्कृतिक सम्मिश्रण भी होता रहा है। अगर आप देखें तो भारतीय समाज में हजारों वर्ष से प्रजातीय और सांस्कृतिक सम्मिश्रण यानी कि एक तरीके से इस सभी का मिश्रण होता जा रहा हुआ है, जिसके कारण क्या है, भारतीय समाज में विभिन्न प्रजातियों और तत्व मिश्रित पाए जाते हैं, जो मिलकर एक बहुलवादी समाज की रचना करते हैं। जो यही सब जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक तरीके से बहुलवादी समाज कहा जाता है। या किसकी रचना होती है, बहुलवादी समाज की रचना होती है। देखिए मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास में बताया था, आप ध्यान करिए एक बार, ठीक है, या उस क्लास को आप देखिएगा आगे तो आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी की क्लास में मैंने आपको बताया है कि जैसे क्या है कि भारत इतना डाइवर्सिटी वाला देश कैसे बना, कितना इतना विविधता वाला देश कैसे बना। दरअसल क्या है, यहाँ पर भारत के लोग तो भारत में रह ही रहे थे, लेकिन विदेशियों का भी यानी कि जो अन्य देश के लोग थे वे भी भारत में आए और भारत में आकर रह गए। और जब वे आए होंगे, आप सोचिए एक बार, अगर कोई व्यक्ति आएगा किसी दूसरे देश से तो उसकी भी कोई ना कोई कल्चर रहा होगा, उसकी भी कोई ना कोई एक तरीके से सारी बोली भाषा तमाम तरह की चीज़ें रही होंगी। तो भारत में वे लेकर आए और यहीं पर रहकर वे भारत में भारतीय लोगों से शादी की और यहीं पर रहने लगे। और जिसकी वजह से उनकी अपनी प्रथाएं और कुछ भारतीय लोगों की प्रथाएं, तो सभी का एक तरीके से मिश्रण हो गया और सभी इसीलिए क्या हुआ, भारत इतना डाइवर्सिटी वाला देश बन गया। ठीक है, तो उनकी भी अपनी प्रथाएं यहीं पर हो गई,
और हमारी प्रथाएं पहले से ही मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं या हमारी हमारी उनका सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ पर हो गए और हमारी सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, तो जिसकी वजह से भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश बन गया। ठीक है, डाइवर्सिटी वाला राज्य बन गया। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है भारतीय समाज में हजारों वर्षों से प्रजातीय और सांस्कृतिक सम्मिश्रण भी होता रहा। ठीक है, और जिसके कारण क्या था, भारतीय समाज में विभिन्न प्रजातीय तत्व मिश्रित पाए जाते हैं, और जो यही सब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुलवादी समाज कहा जाएगा। कि उसे उसी सब ये सब मिल जाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, बहुलवादी समाज कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज के बारे में नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो भारतीय समाज का जो इतिहास है 5000 से लेकर 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। देखिए भारतीय समाज इतना ज़्यादा पुराना है, आप सोचिए एक बार, 5000 से लेकर 7000 वर्ष पुराना माना जाता है भारतीय समाज। और इसकी यही तो विशेषता है, भारतीय समाज की यही तो विशेषता है जो इतना प्राचीन समाज है। और यह प्राचीनतम सॉरी एक मिनट यह प्राचीनतम समाजों में से एक है। यह प्राचीनतम समाजों में से एक है। भारतीय समाज की सभ्यता संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारंभ हुआ जब विश्व के अधिकांश लोग जंगली और बर्बर अवस्था में थे। तो भारतीय समाज की अगर सभ्यता और संस्कृति इतिहास के बारे में जानें तो उस समय प्रारंभ होता है जब एक तरीके से क्या होता है, जब विश्व के अधिकांश लोग जंगली और बर्बर अवस्था में थे, तब भारतीय समाज की सभ्यता और संस्कृति प्रारंभ होती है। इसीलिए कहा जा रहा है भारत का जो समाज है सबसे प्राचीनतम समाज माना जाता है। सबसे प्राचीन समाज अगर कोई है तो वो है भारत का समाज है। नेक्स्ट बात करते हैं उस समय क्या हुआ। उस समय यहाँ के ऋषि मुनियों, विचारकों, चिंतकों ने अपनी साधना, अध्ययन, चिंतन और अनुभव के आधार पर ऐसी संस्कृति और जीवन मूल्यों को विकसित किया जो आज भी मानववाद व विश्व बंधुत्व के रूप में पूरे संसार का मार्गदर्शन कर रही है। और उस समय क्या हुआ, यहाँ रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, जो विचारक थे, जो चिंतक थे, उन्होंने अपनी साधना, अध्ययन, चिंतन, अनुभव के आधार पर ऐसी संस्कृति और जीवन मूल्यों को विकसित किया, ऐसी संस्कृति और जीवन मूल्यों को बनाया या विकसित किया जो आज भी मानववाद, आप देख रहे हैं, जो आज भी मानववाद व विश्व बंधुत्व यानी कि भाईचारे के रूप में पूरे संसार का क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि हजारों साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले बहुत सारे नियम वगैरह जो भी बनाए गए, और उसके वजह से क्या हुआ, आज भी वो सारी चीज़ें यहाँ देखने मिल रही हैं और वही हमारी एक तरीके से मार्गदर्शन कर रही हैं, वही सारी चीज़ें हमारी मार्गदर्शन कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाकी हम वर्ण एवं जाति व्यवस्था से हम कल देखेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उपरयुक्त व्याख्या के बाद अब भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना उचित प्रतीत होता है। अब हमें क्या करना है, भारतीय समाज के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। यहाँ पर हम इन विशेषताओं के संदर्भ में इनकी सार्थकता व निरर्थकता की जांच करने के साथ साथ वर्तमान संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को भी देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि भारतीय समाज की सार्थकता क्या है और निरर्थकता क्या है। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, यानी कि इसके रिलेवेंसी क्या है या कितना रिलेवेंट है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि कल के क्लास में हम देखेंगे वर्ण और जाति व्यवस्था भारत में कैसे है, और कैसे ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था प्रारंभ हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी सारी चीज़ें, और वर्तमान तक की चीज़ें हम देखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जहाँ से वर्ण व्यवस्था का जन्म होता है, जाति व्यवस्था का जन्म होता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और आज तक के भारत के बारे में हम देखेंगे, आज तक की सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।